हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सीरीज़ के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट चार्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको मैं आज आप लोगों के सामने डिफाइन करूँगा। और कुछ ज़्यादा लंबा नहीं लेक्चर होने वाला, आप बिल्कुल अच्छे से बैठ के इसको सुने, तसल्ली से देखें, आपको बड़ा इजीली ये समझ आ जाएगा। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात बताने वाला हूँ और वो ये है कि अब जितने भी हमारे इस लेक्चर जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, उन सब लेक्चर्स में जो भी आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड के लिए अवेलेबल होंगी आपको इस नीचे दिए गए ग्रुप के ऊपर। जो ग्रुप आपको इसी स्लाइड के ऊपर बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस सारी की सारी स्लाइड्स आपको वहां पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाया करेंगी। तो अब हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं कि इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें क्या देखा था। उसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप से इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड क्लोजिंग, इन पांचों को भी डिटेल में देखा था और समझा था कि क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और इनका मकसद क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर होता क्या है और उसके बाद फिर मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको एक टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके बड़ा इजीली अपने प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट चार्टर बना सकते हैं। और वो जो टेम्पलेट होगा वो भी डाउनलोड के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ग्रुप के अंदर से मिल जाएगा, जिस ग्रुप के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इस ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। तो चलें आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर इज द फॉर्मल बट स्मॉल डॉक्यूमेंट describing your project, including who are the stakeholders, how it will be carried out throughout the life cycle and what are the main objectives। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, छोटा तो होता है लेकिन फॉर्मल होता है। और इसके अंदर आप क्या कुछ लिखते हो, आप इसके अंदर ये बताते हो कि थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल, मतलब पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने से एंड तक किस तरीके से आप इसको कैरीड आउट करोगे, किस तरीके से आप इसको लेके चलोगे। जैसे होता है ना कि आप अपना शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बता देते हो कि जी हम अपने इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से लेकर चलने वाले हैं। आप एक तो इसके अंदर ये बता देते हो, उसके बाद आप ये बता देते हो कि इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ आप ये बता देते हो कि इस प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके मकासद क्या क्या हैं। मींस कि ये कि इन ब्रीफ फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा समरी के स्टाइल के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की मेन चीज़ें बता देते हो सारी की सारी। इसमें फिर आपकी ये चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के दरमियान में लाइफ साइकिल में आने वाले हैं, वो भी आप उनकी भी लिस्ट लिख देते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं होता। मैं बार बार इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट चार्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये फॉर्मल होता है लेकिन छोटा सा होता है। इसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव, अपने स्कोप, अपना स्टेक होल्डर्स की लिस्ट और आप इसको किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हैं, सारी डिटेल एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बता देते हैं। लेकिन ये छोटा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इग्नोरेबल होता है। ये बिल्कुल भी इग्नोरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। बेशक ये छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसके अंदर आपके साथ साथ चलता है। और ये मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोजेक्ट में आने वाले इंजीनियर्स को भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, आपके स्टेक होल्डर्स को भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। आपके हर फेज़ में जो जो रोल्स आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आते चले जाते हैं, तकरीबन सब लोग ही इस चार्टर को एक दफ़ा पढ़ते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे फ़ौरन आपके प्रोजेक्ट की इमेज उनके सामने रख देता है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, स्टेक होल्डर्स कौन है और इसके पूरे लाइफ साइकिल में क्या फ़्लो लेके चलना है काम का, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो हर चीज़ इसके अंदर एक नज़र मारने से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे क्लियर हो जाती है। फिर हर कोई जिस रोल का जो बंदा होता है उसके लिए जो चीज़ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखती है वो उसको भी डिटेल में जाके पढ़ लेता है और उसको समझ लेता है। तो ये चीज़ होती है आपकी बड़ी सिंपल सी प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हम प्रोजेक्ट चार्टर को एक डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक ये चीज़ इंक्लूड कर देते हैं कि वाई वी आर बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट। रीज़न, एक रीज़न आप इसको देते हैं, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी रीजंस हैं आप सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट डाउन करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। डेफिनेटली आप वैसे ही तो जाकर सॉफ्टवेयर हाउस में लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर नहीं बनवा लेते, कोई रीजंस हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप इस काम को कंप्यूटराइज करें, आप इस काम के लिए सॉफ्टवेयर लेके आएँ। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट,
कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट या आज़ाद तरीके से नहीं बनाया जाता। हर सॉफ्टवेयर के को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सम टाइम कॉन्स्टेंट बन के खड़े हो जाते हैं। जिस ऑफिस में सॉफ्टवेयर चलने वाला है वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो एज अ कंस्टेंट काम कर रहे होते हैं। जिस कंट्री में सॉफ्टवेयर चलने वाला है वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि एज अ कंस्टेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे कंस्टेंट्स भी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं कि ये हमारी बाउंड्रीज हैं, ये हमारे लिए कुछ रुकावटें हैं जिनका ख्याल रखते हुए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वो सारी की सारी हम यहाँ पे लिखते हैं। स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर वो बंदा होता है जो किसी ना किसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट से लिंक है। इन शॉर्ट आप ये समझ लें। अब वो लिंक इस तरीके से भी हो सकता है कि जिस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है वो उस कंपनी का मालिक है। कोई इस तरीके से भी लिंक हो सकता है कि उसने अपना फाइनेंस किया हुआ है सॉफ्टवेयर को, वो इसके लिए पे करने वाला है। अच्छा, कोई लिंक इस तरीके से भी हो सकता है कि वो बंदा सॉफ्टवेयर बनने के बाद एक्चुअली यूज़ करेगा। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर होते हैं। कोई स्टेक होल्डर इसलिए होता है क्योंकि उसने पैसे दिए होते हैं। कोई स्टेक होल्डर इस तरीके से बन जाता है कि वो आपको सारी आके रिक्वायरमेंट दे रहा है, अपनी मर्जी का बनवा रहा है। कोई स्टेक होल्डर इसलिए है क्योंकि वो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को। तो सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी लिस्ट आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। देखें, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है रिस्क फ्री नहीं हुआ करता। हर किस्म के बड़े प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क होते हैं। आपने उनको आइडेंटिफाई पहले से करना होता है ताकि आप उनको डील करने के लिए, उनको फेस करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना सकें और आप मेंटली प्रिपेयर रह सकें। तो जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं वो भी आप इसके अंदर लिख देते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। डेफिनेटली जब स्टार्ट के अंदर हम लिस्ट को देखें तो हमने कहा था कि कोई ना कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो जब हम रीजंस की वजह से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अल्टीमेट गोल हमारा ये भी होगा कि हम इस प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट्स हासिल करें। जब इतना खर्चा करके हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें इस प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी आपने लिखने हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, जनरल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट भी लिख देते हो, जिससे कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जी क्या है और ये किस लिए है, सो ऑन इस तरीके से कि बहुत ही थोड़े लफ्जों में आप अपने प्रोजेक्ट का इमेज क्लियर कर दो इस तरीके से। तो ये होता है आपका प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट। एक सिंपल सा छोटा सा डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद टेम्पलेट है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ पर अवेलेबल है। ये ग्रुप का लिंक आपके सामने है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर फिलअप करके उसकी बेस के ऊपर जो है आप एक अच्छा सा चार्टर बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो दिखा भी देता हूँ डॉक्यूमेंट एक नज़र आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, प्रोजेक्ट चार्टर टेम्पलेट है। यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको आपने फिलअप कर लेना है ओवरव्यू से। यही कॉपी आप करके बना सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर, अपने MS वर्ड के अंदर। फिर पर्पज़ आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए प्रोजेक्ट के, ऐसे आगे चलते 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 बिल्कुल एंड पे जाकर ये सब कुछ आ गया। और ये कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है वहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ भी है। थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर भी अगेन डिफाइन किया हुआ है। आपने ये वीडियो देख लिया है, काफ़ी हद तक आपको इस वीडियो से समझ आ चुका होगा। बाकी जब आप ये टेम्पलेट जाके ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद और इसको दोबारा से एक दफ़ा स्टडी करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस ग्रुप में इस टेम्पलेट में किस जगह पे क्या क्या फिलअप करना है और आप बहुत ईजीली अपने प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट कर सकेंगे। तो आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने, आप फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।